વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા નવા સેશનમાં હું આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विषय हिंदी कक्षा 9 और हम आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हमने चैप्टर 13 की समझ ले ली है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्यपुस्तक निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 14 युग और मैं। उसका साहित्य प्रकार है कविता। तो इस कविता के कवि है नरेंद्र शर्मा जी। उन्होंने इस काव्य में ये बताया है कि आज का जो ये वातावरण है वो विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि बहुत दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ नरेंद्र शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात की है। अपना जो विचार है वो विचार हमारे समक्ष इस कविता द्वारा प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो चलिए आप अपने पाठ्यपुस्तक में 62 नंबर का पेज निकालकर उसमें ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा जी है, वो उनका जन्म है 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ है और शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की शिक्षा ली। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनका नाम है वो प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह की छायावादी गीतकार रह चुके हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में भी जाने गए और अंत में उन्होंने अरविंदवादी दार्शनिक रूप में भी पहचान ली है। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने शॉर्ट में नरेंद्र शर्मा जी के बारे में जानकारी ली। आगे हम देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। तो चलिए नीचे के पैराग्राफ में ध्यान दीजिए। कहते हैं कि युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता खत्म हो चुकी है, जख्मी हो चुकी है, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। इन सब बातों से कवि दुखी हो जाते हैं। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी जो पीड़ा है वो नगण्य लगती है, कम लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तास नस कर रहा है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य को धरती पर किस लिए भेजा है, तो कि स्वर्ग को निर्मित करने के लिए। परमात्मा ने उन्हें 2 हाथ दिए हैं, लेकिन वो उन चीज़ों का उपयोग सही जगह करने की जगह वो अलग रास्ते पे कर रहे हैं। कहते हैं कि देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़ दिया है उन्होंने, और मनुष्य कैसा बन गया है, आत्मघाती बन गया है और एक दूसरे को पराभव करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को परास्त करने में लगा हुआ है। वो जगत के जो वैभव है उनको भी तहस नहस कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इसकी वेदना इस कविता में
युग और मैं कविता में अभिव्यक्त की गई है। उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे विचार इस कविता में लिखे हैं। तो चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखें तो कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, दब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा, जाने कब तक दाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा, आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझे से छूटे तो क्या, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब, फूंक जगतगत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या, उजड़ रही अनगणित बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बहुत ही अच्छे विचारों के साथ कवि ने इस कविता में अपने विचार डाले हैं। तो चलिए हम उसे समझते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, दब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। तो यहाँ ये बस्ती शब्द है, बस्ती यानी कि गांव और कस्बे, दब्बा दब्बा यानी कि दाग, और हस्ती हस्ती यानी कि अस्तित्व। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है, जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस विषाद में है। जब धब्बों यानी कि दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत ही तुच्छ है, मेरा अस्तित्व तो बहुत ही तुच्छ है, वह मिट जाए तो आश्चर्य क्या। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि आज बस्तियां उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं में लिपटी हुई है, दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो बहुत ही मामूली है। तो यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि આજે વિનાશનું વાતાવરણ છે, દુનિયાભરમાં વિનાશ જ વિનાશ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે અસંખ્ય વસ્તી નાશ પામી રહી છે, ત્યારે મારી વસ્તીની તો શી વિષાદ, હું હોઉં કે ના હોઉં એનો કોઈ ફરક પડતો નથી। જ્યારે સમગ્ર દેશ નાશ પામી રહ્યા છે, ત્યારે મારું અસ્તિત્વ તો અહીંયા ખૂબ જ તુચ્છ છે, તે નાશ પામે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે। એટલે હું હોઉં કે ના હોઉં, મારી કોઈ અસ્તિત્વની આશ્ચર્ય લેવાની કઈ જરૂર નથી, તેવું કવિ કહી રહ્યા છે। आगे की पंक्ति है, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। तो यहाँ पे
ये जो अंगार शब्द है, अंगार यानी कि आग के गोले, लपटे, लपट यानी कि ज्वाला, और आगे का शब्द है ये निगलना यानी कि लील जाना, खा जाना। और यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि आज बमों के स्वरूप में, यहाँ पे हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं कि बमों के रूप में आकाश में आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निगल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित होए, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा संसार दुखी है, वो पीड़ित है, तो उसमें तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में आता है। उन्हें ये થોડા કમ લગતા है। તો અહીંયા કવિ એ જ કહે છે કે આજે બોમ્બના રૂપમાં આકાશમાંથી આગના ગોળા વરસી રહ્યા છે, ધરતીમાંથી આગની જ્વાળાઓ ફૂટી રહી છે। જ્યારે સૌ કોઈ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે, ત્યારે હું મારી બાબતમાં શું કહું। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી ત્રાસેલી છે, તો મારા દુઃખ દર્દ સી ગણતરીમાં મૂકું। આખી દુનિયા દુઃખી છે, તો મારા દુઃખની ગણતરી હું કરી શકતો નથી, તેવું આ પંક્તિમાં કવિ કહે છે। आगे की पंक्ति में हम देखें तो कहते हैं कि जाने कब तक दांव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो यहाँ पे ये जो दाव शब्द दिया है, दाव यानी कि जख्म, और क्षमता यानी कि बराबरी, और व्यथा यानी कि पीड़ा, दर्द। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, ये जो जख्म है वो जख्म कब मिटेंगे इस घायलों के, यह कोई नहीं जानता है। और दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, सारी दुनिया पीड़ा भुगत रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे बताऊं। कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यथा बड़ी कैसे बता શકું। और કવિ અહીંયા એ જ કહેવા માગે છે કે ઘાયલ માનવતાના ઘા ક્યારે રૂજાશે એ કોઈને પણ ખબર નથી। દુનિયાના સૌ લોકોની સમાનતાનું જે સપનું છે એ ક્યારે સાચું પડશે એ પણ કોઈને ખબર નથી। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી પીડાઈ રહી છે, ત્યારે હું મારી વ્યથાને ભારે કેવી રીતે કહી શકું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે પંક્તિઓમાં જોયું કે પહેલાં તો કવિ કહે છે કે વિનાશનું જે વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે તેની વાત કરે છે, જ્યારે અસંખ્ય વસ્તી નાશ પામી રહી છે તેની વાત આપણને કરી, કે છે કે આખી જે આ વિનાશનું વાતાવરણ છે, અસંખ્ય વસ્તી નાશ પામી રહી છે, એમાં મારી વસ્તીની તો શું વિષાદ છે। જ્યારે સમગ્ર દેશ નાશ પામી રહ્યો છે, તો મારું અસ્તિત્વ તો બહુ જ નાજુક છે, તુચ્છ છે। તે નાશ પામે તેમાં આશ્ચર્ય કરવા જેવું કંઈ જ નથી। આગળ એ પણ કીધું કે આજે બોમ્બના રૂપમાં આપણે જોઈએ છે તો આકાશમાંથી આગના ગોળા વરસી રહ્યા છે, ધરતીમાંથી આગની જ્વાળાઓ ફૂટી રહી છે। જ્યારે સૌ કોઈ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યું છે, ત્યારે હું મારી બાબતમાં શું કહી શકું। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી ત્રાસેલી છે, તો મારા દુઃખ દર્દની તો કોઈ ગણતરી જ નથી। દુઃખ દર્દ સી ગણતરીમાં આવી શકે મારા। આખી દુનિયાનો આટલો બધો ભાર છે દુઃખોનો, એમાં મારા દુઃખનો કોઈ ભાર મને લાગતો નથી। આગળ કહે છે કે ઘાયલ માનવતાના ઘા તો ક્યારે રૂજાશે। જે જખ્મ મળ્યા છે એ જખ્મ ક્યારે એની રૂજા આવશે એ કોઈને પણ ખબર નથી। આગળ એ પણ કહે છે કે દુનિયામાં સૌ લોકોનું જે સમાનતાનું જે સ્વપ્નું છે એ સ્વપ્નું ક્યારે સાચું પડશે એ પણ કોઈ જાણતું નથી।
જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી પીડાઈ રહી છે, ત્યારે હું મારી વ્યથાને ભારે કેવી રીતે કહી શકું? આખી દુનિયા પર દુઃખનો જે પહાડ તૂટી પડ્યો છે, એની સામે મારું આ તુચ્છ દુઃખ તો કાંઈ જ નથી. હું કેવી રીતે મારું દુઃખ વ્યક્ત કરી શકું? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું આ પંક્તિઓમાં કે કવિ પોતાનું દુઃખ છે એ દુઃખને તુચ્છ ગણે છે, નાનું ગણે છે. જ્યારે દુનિયામાં સૌ કોઈ આટલા બધા મોટા પીડિતો છે, દુઃખીઓ છે, તો એમના દુઃખ આગળ મારું દુઃખ તો કાંઈ જ નથી. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા આ સેશનમાં આપણી આ કાવ્યની પંક્તિઓ અહીંયા સુધી સમજીશું. ફરીથી નવા સેશનમાં બાકીની જે પંક્તિઓ છે તેના વિશેની સમજ મેળવીશું. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નોટબુકમાં શબ્દોના અર્થ અને એકવાર યુગ ઓર મેં કાવ્ય સુંદર અક્ષરે તમારે તમારા ચોપડામાં લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી નવા સેશનમાં ફરીથી મળીશું. હેવ અ નાઇસ ડે. વંદે માતરમ.